पिछले एपिसोड में लूसिया और उसके सभी साथियों ने मिलकर यांग जी के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद यांग जी भी समझ गया था कि वो इनके पावर के सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाएगा और इसीलिए वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागना चाहता था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिया और बाकी सभी एक साथ मिलकर फिर से इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जबकि उधर लू भी अपने मिस्टिक 9th हेवन पेनिट्रेटर स्किल का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। तब इसे देखते हैं यांग जी फिर से किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंगयू सामने से आकर उसे फिर से रोकने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लू ने भी अपने थंडर पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था और फिर वो तुरंत इसका यूज करके यांग जी के ऊपर अटैक कर देती है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि यांग जी इसमें बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था और इसीलिए वो इसके पावर से बचने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो किसी तरह से अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोकने के लिए कोशिश करने लगा था, जिसके बाद लू भी इसके ऊपर अपने और भी ज्यादा पावर का यूज करने लगती है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि यांग जी को इसमें बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी थी। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो किसी तरह से लू के पावर को रोकने में कामयाब हो गया था और अब इनके ऐसे पावर को देख बाकी सभी तुरंत वहां से हट जाते हैं। लेकिन वहीं अब उधर यांग जी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर कहने लगता है कि आने वाले समय में मैं इसे 100 गुना करके वापस करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली और कुछ लोग उसे यहाँ से भागने से रोकना चाहते थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिया इनसे उनका पीछा करने से मना कर देता है, क्योंकि यहाँ के मार्स एरिया में बहुत सारे डेंजर हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। तभी कुछ देर में लू भी इनके पास यहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद वे सभी कहने लगते हैं कि आज तो हमने लोंगिटी हॉल को बहुत ही बुरे तरीके से हरा दिया और इसीलिए चलो हम देखते हैं कि डिमन सेक्टर अब हमारे साथ में क्या कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान भी दूर से इन सारी चीजों को देख रहा था और फिर कुछ देर के बाद वो यहाँ से वापस चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यांग जी के बचे हुए लोग एक जगह पर आकर छुपे हुए थे और अब इस तरह से वे वहाँ पर यांग जी के आने का वेट कर रहे थे। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यांग जी भी यहाँ पर आ जाता है, जिसकी कंडीशन असल में बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और इसीलिए उसका आदमी उससे पूछता है कि आपको ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि यांग जी के बाकी लोगों को भी इसके बारे में चिंता होने लगी थी, लेकिन तभी यांग जी से कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। जिसके बाद यांग जी का मेन आदमी भी इनसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और सबसे पहले तुम अपने ऊपर ध्यान दो। इसी के साथ वो कहता है कि कल हम यहाँ से निकलने के बारे में प्लान बनाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर सभी लोग अपने अपने जगह पर चले जाते हैं, लेकिन असल में यांग जी की हालत काफी खराब हो गई थी, इसीलिए उसका आदमी उसे सहारा देकर एक जगह पर आता है, जहाँ पर उसका आदमी उससे कहता है कि सभी को तुम यहाँ पर वापस बुलाओ। फिर हमें पता चलता है कि अगले दिन वो यूनिक ट्रेजर के बारे में पता लगाने के लिए निकलना चाहता था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर इसका आदमी भी काफी परेशान हो गया होता है, क्योंकि वैसे भी अब इनके पास में ज्यादा लोग नहीं बचे हुए थे। तो अब इस पर यांग जी उसे समझाता है कि अब हमारे पास में इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे इस बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ट्रूथ पाथ वाले सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। फिर वो आगे इससे बताता है कि उसे वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए ब्लड कर्स का यूज करना पड़ा, जिसके वजह से उसकी कल्टीवेशन अब डिक्लाइन होने लगी है। तब ऐसी बात सुनकर उसके आदमी को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है। जिसके बाद यांग जी अपने आदमी से कहता है कि 3 सेक्ट अभी भी हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं, इसीलिए अगर हमने यहाँ से वापस आने का भी ट्राई किया तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम इस तरह से एक बहुत बड़ी तबाही का सामना करेंगे। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वह किसी भी तरह से यूनिक ट्रेजर को हासिल करना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब उसका आदमी भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि मैं अभी कुछ देर में वापस आता हूँ। लेकिन तभी इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि इनके चारों तरफ एक ग्रीन कलर का पॉइजन फैल गया था, जिससे देखते यांग जी के सभी साथी काफी परेशान हो गए थे और फिर यांग जी कहने लगता है कि इसके पीछे कौन है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका आदमी मेंग जी भी यहाँ से गायब है, इसीलिए वो अपने लोगों से पूछने लगता है कि मेंग जी कहाँ पर है और वो अभी तक यहाँ पर वापस क्यों नहीं आया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इनमें से किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता और अब इसीलिए वे सभी और भी ज्यादा परेशान हो गए थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि चुन वुयान इसके सामने आ गया था और फिर वो यांग जी के सामने ब्लड लगा हुआ तलवार फेंकते हुए कहता है कि क्या तुम इसे ही खोज रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यांग जी भी इसे बहुत ही अच्छे से पहचान गया था और फिर कहने लगता है कि यह तो तुम ही हो। तब इस पर चिन वुयान से कहने लगता है कि तुमने तो मुझे अंधकार में भी पहचान लिया और इसीलिए मैं इस बात से काफी इंप्रेस हो गया हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर यांग जी इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि तुमने अपने फेलो सेक्टर के मेंबर को ही मार दिया, इसीलिए क्या तुम्हें डर नहीं है कि स्काई विल किंग तुम्हें मौत के बाद हेल में भेज देगा। लेकिन यह सुनते ही चिन वुयान से कहने लगता है कि हमारा 10,000 पॉइजन सेक्ट इतने बड़े पाप को सहन नहीं कर सकता और फिर वो कहने लगता है कि फेरी जिन क्या यह बात सही नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते यांग जी की हालत भी काफी खराब होने लगी थी और फिर हम देखते हैं कि जिन भी यहाँ पर आकर अपने इल्यूजन वाले पावर का इनके ऊपर यूज करने लगती है, जिसके वजह से यांग जी के सभी लोग इसके ही तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। इसीलिए यांग जी भी तुरंत गुस्से में अपने पावर का यूज करके इसके इल्यूजन वाले पावर को खत्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब जिन भी यांग जी के सामने आ गई थी और वो इसे ग्रीट भी करने लगती है। फिर वो उसे कहने लगती है कि तुमने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया था और इस तरह से तुम मेरे सेक्टर के स्टूडेंट को मारकर 10,000 पॉइजन सेक्टर को ब्लेम करना चाहते थे। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहने लगती है कि तुम तो हेल में भेजने के लिए बात कर रहे थे, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने जो
किया है वह उसे भी बहुत ज्यादा बुरा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यांग जी अब इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान भी अब इसके सामने आने के लिए रेडी हो गया था। इसीलिए वो जैसे ही अपने पावर का यूज करने लगता है, इसे देखते हैं यांग जी के सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे और उसके अलावा अब इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। अब इस तरह से हम देखते हैं कि सियाओ फान ने अपने पावर का यूज करके इसके बहुत सारे लोगों को एक झटके में मार दिया था और फिर वो इसमें से एक आदमी के डेड बॉडी को लाकर इसके सामने नीचे पटक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब यांग जी को भी इनके बारे में सब कुछ समझ में आ गया था, इसलिए वो कहने लगता है कि तुम तीनों तो शुरुआत से मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार यांग जी अब इनके बीच में बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था। और फिर कहने लगता है कि मैंने तो एक छोटे से चीज को हासिल करने के लिए बहुत बड़े खतरे को इग्नोर किया, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि चिन वुयान अपने पावर का यूज करके इसके सारे लोगों को घेर लेता है, जिससे देख वे सभी लोग इस बात से काफी परेशान हो गए थे। तभी चिन वुयान इनसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए एक चांस देना चाहता हूँ, इसलिए तुम में से जो कोई भी जिंदा रहना चाहता है वो जल्दी से मेरे सामने आकर सरेंडर कर दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर वे सभी तुरंत इसके लिए रेडी हो गए थे और वे अपनी जान बचाने के लिए उसके सामने सरेंडर करने के लिए जाने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यांग जी इस बात से गुस्से में आकर अपने एक आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन फिर जब उसे समझ में आता है कि आखिरकार वो भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, तब उसके बाद वो अपने लोगों को यहाँ से जाने देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यांग जी के सभी लोगों ने सरेंडर कर दिया था, जिससे देख यांग जी कहने लगता है कि हर जनरेशन में कोई ना कोई टैलेंटेड इंडिविजुअल जरूर होता है, लेकिन असल में मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं तो सच में बूढ़ा हो गया हूँ और इसीलिए लोंगवेटी हॉल का फाउंडेशन जो कि सैकड़ों सालों से चला आ रहा था, अब ऐसा लगता है कि वह मेरे ही हाथों मिटने वाला है। फिर वो इनसे कहने लगता है कि आखिरकार मैं भी एक डेड एंड पर आ गया हूँ और इसीलिए ऐसा लगता है कि मुझे भी तुम्हारे सामने सरेंडर कर देना चाहिए। इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि मेरे स्किल तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान इसे जिंदा रखने के लिए रेडी नहीं होता और फिर कहने लगता है कि तुम्हारी स्किल तो मुझसे भी ज्यादा हाई है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुमने घोस्ट किंग सेक्टर को ज्वाइन कर लिया, तब इस तरह से वहाँ पर तो मेरी जगह खतरे में आ जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर चिन वुयान और जिन भी इस बात से हैरान हो गए होते हैं और फिर चिन वुयान उससे कहने लगता है कि तुमने तो इसके बारे में बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो इस बात से काफी इम्प्रेस हो गया हूँ। तब इनकी ऐसी बात सुनकर यांग जी भी समझ गया था कि वो इनके हाथों से नहीं बच पाएगा और इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि चिंगुन सेक्टर के सभी स्टूडेंट एक जगह पर आराम कर रहे होते हैं। तभी इनमें से एक लड़की एक लड़के के पास आकर कहती है कि तुमने तो वहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से फाइट किया और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसमें इंजर्ड हो गए हो, लेकिन इस पर वो लड़का अपने आप को अलग करते हुए कहता है कि यह कोई सीरियस इंजरी नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार वैसे भी तुम्हें चिंगुन सेक्टर का डिसाइपल हूँ और इस तरह से डीमन के साथ में फाइट करके मिटाना मेरी जिम्मेदारी है। फिर वो कहने लगता है कि अगर इसके लिए मुझे खुद को भी सेक्रीफाइस करना पड़ा तो उसके बाद भी मुझे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़की उससे नाराज होकर यहाँ से चली आती है और फिर वो लू से कहती है कि सोंग तो असल में बिल्कुल एक लॉक के जैसा है। तब इस पर लू से कहने लगती है कि तुमने तो इतने सालों से जिम्मेदारी उठाई है और ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि तुम बाहर गई हो, इसलिए वो लड़की से कहती है कि तुम्हें उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। तब इस पर वो लड़की कहने लगती है कि वो आदमी तो सच में बहुत ही बड़ा धूर्त है, जबकि मैंने तो सुना है कि अंकल टियान सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है और उन्होंने तो गुटुसु को मैरिज के लिए किडनैप कर लिया था। इसीलिए वो सोंग को सुनाते हुए कहती है कि आखिरकार वो इसके जैसे लड़के को टीच कैसे कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू भी किसी चीज के बारे में याद करके काफी उदास हो गई थी और फिर कहने लगती है कि यहाँ बिग बैम्बू पिक के स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा धूर्त होते हैं। तभी सियाओ कहने लगता है कि हमने यांग जी और उसके लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड किया है, इसीलिए अब हमें उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि हमने तो मार्स एरिया के बाहर वाले सारे जगह पर ट्रेजर के बारे में पता लगाने के लिए कोशिश किया, लेकिन आखिरकार इतने दिनों के बाद भी हमें ट्रेजर के बारे में कुछ पता नहीं चला। तब इस पर ल्यू से कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मार्स के इनर वाले एरिया में इसके लिए तलाशी करना चाहते हैं। जिसके बाद सीनियर फास्ट यंग कहने लगता है कि मार्स के इनर वाले एरिया में तो बहुत सारे पॉइजनस गैस और क्रिएचर हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जाने में हमें बहुत ज्यादा खतरा है। तब इस पर सियाओ कहने लगता है कि मैं सोच रहा था कि हम अपने ज्यादातर स्टूडेंट को बाहर वाले एरिया में ही छोड़ देंगे, जबकि हम इनर वाले एरिया में जाने के लिए हाई कल्टीवेशन वाले कुछ स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बारे में बताने के बाद वो इनसे कहता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर वे भी इसके लिए मान गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों ने यांग जी को मार दिया था, जहाँ पर चिन वुयान कहने लगता है कि यांग जी तो अपने जनरेशन के लिए हीरो था, लेकिन अब वो हमेशा के लिए यहीं पर आराम करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक बहुत ही तेज लाइट भी बाहर आने लगी थी, इसीलिए वे सभी उसके तरफ बड़े ध्यान से देखने लगे थे। तभी चिन वुयान कहने लगता है कि अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और इसीलिए इसके बाद हम फिर कभी मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन अपने लोगों को लेकर यहाँ से चली गई थी और फिर इसके कुछ देर के बाद सियाओ फान भी अपने लोगों को लेकर यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सियाओ फान एक जगह पर अकेला बैठा हुआ था और तभी उसका एक आदमी किसी चीज के बारे में बताने के लिए उसके पास आता है। तब सियाओ फान उससे कहने लगता है कि तुम्हारा और सासंग का ड्यूटी तो मार्स के बाहर वाले एरिया में था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हे हुआन सेक्टर 10,000
पॉइजन सेक के ऊपर अपना पूरी तरह से नजर रखना, और अगर कोई भी उसमें चेंज दिखे तो मुझे उसके बारे में जरूर बताना। तब इस पर वो आदमी कहता है कि मेन हॉल से एक सीक्रेट रिपोर्ट है, और फिर से बताता है कि चिंगलुंग और जूची कुछ दिन पहले डेथ मार्च वाले एरिया में आए थे। जिसके बाद इसके बारे में सुनते ही सियाओ फानुक से कहता है कि तुम इसके बारे में और किसी को ना बताना, और इसीलिए तुम बिल्कुल पहले की तरह ही काम करते रहो। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब उसकी बात मानकर वो आदमी यहाँ से चला गया था। जिसके बाद सियाओ फानुक से बताता है कि यह जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और इसीलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर गाओ इस पर काफी गुस्सा हो गया था, और फिर कहने लगता है कि मेरी मर्जी मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ, लेकिन मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिया और उसके सभी साथी ट्रेजर को खोजने के लिए मार्स के इनर वाले एरिया में गए हुए थे, लेकिन काफी देर तक खोजने के बाद भी इनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था, और इसीलिए वे अभी भी यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके सामने बहुत सारा पॉइजनस गैस आ जाता है, इसीलिए सिया इन सभी से बॉडी प्रोटेक्शन को यूज करने के लिए कहता है, ताकि इस तरह से इनको पॉइजन से कोई भी नुकसान ना हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर वे सभी भी इसके लिए मान गए थे, और फिर वे अपने बॉडी प्रोटेक्शन का यूज करते हुए यहाँ से आगे की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ली के मन में शायद कोई दूसरी प्लानिंग चल रही थी, और इसीलिए वो यहाँ से जाने से पहले यहाँ पर कोई मार्क छोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी जिस तरफ जा रहे थे वहाँ पर बहुत सारी लाइट पावर जनरेट हो रही थी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हुआन और ग्रैंडपा भी इसके ऊपर नजर बनाए हुए थे, जहाँ पर ग्रैंडपा कहता है कि डिमन सेक्टर के अंदर कोई इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है, और इसीलिए अंधकार में कोई एक्शन लेने के लिए तैयारी कर रहा है। फिर वो आगे कहता है कि इस दुनिया में एक यूनिक ट्रेजर अपीयर हुआ है। तभी हम देखते हैं कि हुआन को जिन के बारे में चिंता होने लगी थी, और इसीलिए वो ग्रैंडपा से पूछती है कि जिन को वहाँ पर कुछ होगा तो नहीं। तब इस पर ग्रैंडपा उससे कहता है कि सबसे पहले हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि गाँव भी यहाँ पर आ गया था, लेकिन वो हुआन को देखते ही तुरंत वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआन उसे रोकने के लिए कोशिश करती है, और फिर वो उसका अम्ब्रेला वापस करते हुए उसे थैंक यू कहती है। लेकिन इसी के साथ हुआन गाँव से कहती है कि मार्शल आर्ट की दुनिया बहुत ही बड़ी है, और इसीलिए हम कभी न कभी फिर से जरूर मिलेंगे। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि हुआन अपने ग्रैंडपा के साथ में यहाँ से जाने लगी थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाँव काफी उदास हो गया होता है, और फिर वो भी कुछ सोचते हुए फिर से हुआन के पीछे जाने लगता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिया और उसके साथी ट्रेजर के तलाश में काफी दूर आ गए थे, जहाँ पर सीनियर फासी यांग कहने लगता है कि यहाँ का टॉक्सिक एयर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए वो किसी को भी यहाँ पर कोई भी लापरवाही करने से मना करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे, और वे फिर से इसी तरह से आगे की तरफ जाने लगे थे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि इनके सामने बहुत सारे बाउंडर आने लगे थे, जिसे देख वे सभी भी अब पूरी तरह से केयरफुल हो गए होते हैं, और फिर वे किसी तरह से अपने आप को बचाते हुए यहाँ से आगे की तरफ जाने लगे थे। लेकिन फिर यहाँ से कुछ आगे जाने के बाद सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल हो गया था। इसीलिए लीन से कहता है सबको ऐसा लगता है कि यह टॉक्सिक एयर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन असल में मुझे ऐसा लगता है कि यह तो पूरी तरह से नॉर्मल है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सियाओ से कहता है कि अभी भी हम मार्स वाले एरिया में नहीं पहुंचे हैं, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें सिचुएशन के बारे में अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर बड़ी जोरों की हलचल होने लगती है, जिसके वजह से वे सभी बहुत ही ज्यादा डर गए थे, और इनमें से किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक से यहाँ पर क्या होने लगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक जायंट स्नेक इनके सामने आ गया था, जिससे देखते ही वे सभी पूरी तरह से डर गए होते हैं, और वहीं उधर लू भी इससे देख पूरी तरह से हैरान हो गई होती है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और अगर आपको इसके अगले एपिसोड का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।